हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको स्वागत करते हैं एक नए मोटिवेशन, नए जोश और उत्साह के साथ में। तो सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। हर एक प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, झूलती मीनार दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। झूलती मीनार दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों झूलती मीनार दोस्तों ये जो है एक मस्जिद है जिसको जाना जाता है, तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सीदी बसीर मस्जिद, ध्यान रखेंगे। सीदी बसीर मस्जिद को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो सीदी बसीर मस्जिद को दोस्तों झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? इसका निर्माण दोस्तों सारंग ने करवाया था। किसने करवाया था? सारंग ने इसका निर्माण करवाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबद्ध है? बंधुआ मजदूरों का उद्धार से। ऑप्शन बी है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना। ऑप्शन सी है दोस्तों कपड़ा उद्योग में मजदूरों की मांगे। ऑप्शन डी है गरीबों में निम्नतम गरीबी का उत्थान। तो अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबद्ध है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम सॉरी दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये गरीबों में निम्नतम गरीबी उत्थान से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुई हैं? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन बी है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी है दोस्तों समाज सेवा। ऑप्शन डी है पर्यावरण रक्षा। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मल्लिका साराभाई, तो दोस्तों मल्लिका साराभाई दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगर बात की जाएगी मल्लिका साराभाई की, तो दोस्तों मल्लिका साराभाई ये दोस्तों किस नृत्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई दोस्तों मशहूर कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृतिका हैं। साथ ही साथ में दोस्तों ये भरतनाट्यम की नृतिका भी हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई दोस्तों, मल्लिका साराभाई और साथ ही साथ में मृणालिनी साराभाई दोस्तों ये दोस्तों विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई ये दोनों ये किनकी पुत्री हैं? ये दोस्तों विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। सभी दोस्तों को पता है विक्रम साराभाई। तो वही दोस्तों विक्रम साराभाई जो कि अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं। किसके वैज्ञानिक है दोस्तों? अंतरिक्ष के वैज्ञानिक है। तो उनकी बेटी का क्या नाम है? मल्लिका साराभाई। और दोस्तों मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, इनके पिता का नाम विक्रम साराभाई है। और ये दोनों दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की नर्तिकाएं हैं। और साथ ही साथ में विक्रम साराभाई की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल का पौधा है? ऑप्शन ए है जावा घास। ऑप्शन बी है दोस्तों रतन जोत। ऑप्शन सी है दोस्तों गुग्गुल। ऑप्शन डी है दोस्तों रोसा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल का पौधा है? तो कौन दोस्तों बायोडीजल का पौधा है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों रतन जोत के पौधे को बायोडीजल का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रतन जोत पौधे का इस्तेमाल बायोडीजल को बनाने के लिए किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
और रतन जो दोस्तों एक फूलदार वृक्ष है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फूलदार एक पौधा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कैसा पौधा है? फूलदार पौधा है। और यह दोस्तों कहाँ पर उत्पादित होता है? तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलीय, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में या दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत में दोस्तों यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, भारत के राजस्थान में पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष दोस्तों किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है दोस्तों 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है दोस्तों 14 अगस्त, ऑप्शन सी है दोस्तों 15 जुलाई। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो किस तारीख को दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आम जनमानस के जो दर्द हैं, जो झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वह महाद्वीप जहां पर टुंडा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो वह महाद्वीप जहां पर टुंडा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ए है दोस्तों यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वह महाद्वीप जहां पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वह महाद्वीप दोस्तों जहां पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं मिलती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उस महाद्वीप को, वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप जो है दोस्तों, इसका कोई भी भाग दोस्तों उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ का कोई भी क्षेत्र दोस्तों टुंडा प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बाकी दोस्तों यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका अदर जो दोस्तों कंट्रीज हैं यहाँ पर दोस्तों उत्तरी भाग में अक्षांश के क्षेत्र में आते हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर टुंडा प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुद्रास्फीति के दौरान दोस्तों कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों कर की दरों में क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या हो जाता है, सभी दोस्त बताएंगे कर की दरों में क्या हो जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें से इसका कोई आंसर नहीं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुद्रा की कीमत की क्षमता में कमी आना, ठीक है, मुद्रा की कीमत की कमी होना, ठीक है, मुद्रा में कीमत की कमी होगी दोस्तों तो क्या होगा? कीमत की जो है कीमत की क्षमता अगर कम हो जाएगी दोस्तों, क्षमता का कम होना दोस्तों क्या कहलाता है? मुद्रा में कीमत की क्षमता को कम होना दोस्तों मुद्रास्फीति कहलाता है। और साथ ही साथ में जब क्षमता कम होती है तो दोस्तों क्या हो जाता है? तो करों में जो विभिन्न प्रकार के कर की दर हैं, तो कर की दरों में वृद्धि हो जाती है। कर की दरों में क्या होती है? कर की दरों में वृद्धि होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर यही पर पूछा गया है कि मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगी, इसे आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो बताएंगे किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे किलोवाट, ध्यान से देखेंगे, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऊर्जा का, ऑप्शन बी है दोस्तों शक्ति का, ऑप्शन सी है दोस्तों बल का,
या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों संवेग का। ऑप्शन डी है दोस्तों संवेग का। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो दोस्तों किलोवाट घंटा किसका यूनिट है दोस्तों? शक्ति का यूनिट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसका यूनिट है? शक्ति का यूनिट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सभी दोस्त बताएंगे। बल का मात्रक क्या होता है ये भी आपको बताना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो ऊर्जा यहाँ पर कुछ प्रमुख मात्रक हैं, इनको हम लोग देखेंगे जो कि बार बार एसएससी के द्वारा दोस्तों पूछे जा रहे हैं। फटाफट से सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो सभी दोस्त बताएंगे ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक होता है दोस्तों जूल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शक्ति का मात्रक वाट। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक दोस्तों होता है रेडियन प्रति सेकंड। ध्यान रखेंगे कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड दोस्तों कोणीय वेग का मान होता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी आवृत्ति, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रेरक का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रेरक का मात्रक क्या होता है। साथ ही साथ में आप सभी दोस्त बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। और दोस्तों बताएंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विभवांतर का मात्रक क्या होता है। और दोस्तों आपको बताना है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ये दोस्तों प्रमुख मात्रक है जो कि आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनके आंसर फटाफट से आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है प्रेरक का क्या मात्रक है, दोस्तों प्रेरक की अगर बात की जाएगी तो प्रेरक का क्या मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रेरक का क्या मात्रक होता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी दोस्तों प्रेरक का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात की जाएगी तो वेबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अगर बात की जाएगी ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन दोस्तों, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। विभवांतर का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। विद्युत धारिता की अगर बात की जाएगी तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख मात्रक थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप सब दोस्त जरूर याद करेंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, बताएंगे। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दूध का दही के रूप में जमना दोस्तों यह किसका कारण है, सभी दोस्त बताएंगे। माइक्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टाइलोकोकस, या फिर दोस्तों लैक्टोबैसिलस, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है खमीर या फिर ईस्ट। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दूध का दही में जमने का कारण है दोस्तों लैक्टोबैसिलस।
दोस्तों लैक्टोबैसिलस पाया जाता है किसमें दोस्तों, दूध में दोस्तों लैक्टोबैसिलस नामक, जब दोस्तों इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जब दोस्तों इसमें जीवाणु होते हैं तब दोस्तों दूध दही के रूप में जमने का यही मुख्य कारण हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा प्रतीक चिन्ह पर कौन सा दोस्तों पशु अंकित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है दोस्तों तेंदुआ, ऑप्शन सी है दोस्तों चीता, ऑप्शन डी है हाथी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात की जाएगी तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, दोस्तों आरबीआई के प्रत्येक चिन्ह की अगर बात की जाएगी तो प्रतीक चिन्ह पर दोस्तों चीता का चित्र अंकित है जो कि प्रगति का सूचक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चीता का चित्र अंकित है जो कि दोस्तों प्रगति का सूचक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आरबीआई की बात की जाएगी तो इसका जो है स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1934 के एक्ट के तहत दोस्तों 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो दोस्तों इसका नेशनलाइजेशन की अगर बात की जाएगी तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन दोस्तों 1 जनवरी 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई के दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास दोस्तों गवर्नर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और आरबीआई के अगर आपसे हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखेंगे और सही आंसर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फटाफट से जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक आज के सेशन को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों जिनका दोस्तों कोई एग्ज़ाम है तो सभी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है, बताएंगे। मजलिस किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है दोस्तों ईरान, ऑप्शन सी है दोस्तों मंगोलिया, ऑप्शन डी है दोस्तों मलेशिया। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मजलिस की यहाँ पर बात की जा रही है, मजलिस की, तो दोस्तों मजलिस दोस्तों किस देश की संसद का नाम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मजलिस दोस्तों किस देश की संसद का नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मजलिस दोस्तों ईरान देश की संसद का नाम क्या है, मजलिस। ईरान देश की संसद का क्या नाम है, मजलिस है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉन्स्टेटिव असेंबली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईरान की जो संसद है इससे दोस्तों क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेटिव असेंबली भी दोस्तों कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मजलिस में दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 200, लगभग 290 है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख देशों के संसद के नाम हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के संसद के नाम हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ में कुछ अन्य देश हैं उनके संसद के नाम भी हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी भारत की, तो भारत की अगर बात की जाएगी यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। भारत के दोस्तों राजधानी क्या है, दिल्ली है दोस्तों। अगर बात की जाएगी भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। मुद्रा क्या है दोस्तों, भारत की मुद्रा है दोस्तों रुपया। अगला दोस्तों अगर आप बस से बात की जाए इसकी संसद का नाम क्या है, तो भारत की संसद का नाम दोस्तों संसद ही है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा नेपाल, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे नेपाल की राजधानी क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जयवर्धने पुरे कोट्टे। तो श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे दोस्तों इसकी राजधानी है, ध्यान से सुनेंगे। और इसका मुद्रा क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नेपाली रुपया दोस्तों इसकी मुद्रा है। अगर संसद की बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे व्यवस्थापिका संसद इसकी संसद को कहा जाता है, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका संसद दोस्तों इसका नाम है, कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त छाप देंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो सभी दोस्त जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया दोस्तों इसकी मुद्रा है। अगला पाकिस्तान की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली, नेशनल
नेशनल असेंबली दोस्तों पाकिस्तान की संसद का नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी आपसे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे फटाफट से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है रूस की संसद का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मालदीव, मालदीव की संसद का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में आपको बताना है चाइना की संसद का क्या नाम है, और दोस्तों डेनमार्क की संसद का क्या नाम है बताना है आपको। साथ ही साथ में आप सभी दोस्त बताएंगे फ्रांस की संसद का क्या नाम है, और दोस्तों आपको बताना है यूएसए की संसद का क्या नाम है, और दोस्तों आपको बताना है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख संसद देश हैं, इनके संसद के नाम आपको बताना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। अगला दोस्तों अगर बात की यहाँ पर दोस्तों बात की जाएगी रूस, दोस्तों रूस की संसद का क्या नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखें रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा, और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। मालदीव की संसद का क्या नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मजलिस। मजलिस किसकी संसद का नाम है, मालदीव का। चीन की संसद का नाम क्या है दोस्तों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इसे याद रखेंगे, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों कहाँ की संसद का नाम है, तो ये दोस्तों चीन की संसद का नाम है। डेनमार्क दोस्तों फोलकैटिंग, ध्यान रखेंगे डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, फोलकैटिंग, फोलकैटिंग। अगला दोस्तों बात की जाएगी फ्रांस, फ्रांस की संसद का क्या नाम है दोस्तों, फ्रांस की संसद का नाम है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी यूएसए की संसद का क्या नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है, कांग्रेस दोस्तों है। साथ ही साथ में दोस्तों इसे क्या कहा गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर दोस्तों सीनेट। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद, जातीय संसद दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों बाबर। बाबर ने दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना लगभग दोस्तों 1526 ईस्वी में की थी, लगभग दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ में दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया था, तो बाबर का दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है दोस्तों, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध दोस्तों प्रथम युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखें पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और दोस्तों बाबर के बीच में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन पराजित हुआ था, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर की विजय हुई थी इसमें, जिसके कारण दोस्तों इसने अपने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी यहीं पर। और साथ ही साथ में बाबर ने दोस्तों कितने वर्षों तक शासन किया, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, बाबर ने 4 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 4 वर्षों तक शासन किया बाबर ने। साथ ही साथ में दोस्तों बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी दोस्तों, जिसका नाम क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तुजुक ए बाबुरी। क्या नाम है, तुजुक ए बाबुरी। तो तुजुक ए बाबुरी किसकी आत्मकथा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो तुजुक ए बाबरी दोस्तों बाबर की आत्मकथा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देखेंगे, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने किस शहर को दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस शहर, भारत का दोस्तों वाटर प्लस शहर घोषित किया है, इंदौर को, अहमदाबाद को, नवी मुंबई को, या फिर दोस्तों जयपुर को। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है केंद्रीय वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश को दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस सिटी शहर घोषित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, इंदौर किस राज्य में पड़ता है, तो सभी दोस्तों को पता है इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक दोस्तों वन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक वन दोस्तों जो कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि पर्यावरण और वन मंत्री जिनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र यादव, ठीक है, क्या नाम है, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण तथा वन मंत्री है। इनके द्वारा दोस्तों वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश की, तो सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी इसके कितने वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों वर्तमान समय में कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। साथ ही साथ में आप सभी दोस्त बताएंगे वर्तमान समय में दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल की बात की जाएगी, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे वर्तमान समय में राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला दोस्तों सीएम अगर पूछा जाएगा तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जिनके मध्य प्रदेश, जिनके मध्य में दोस्तों राज है, अर्थात दोस्तों शिवराज। ध्यान रखेंगे जिनके मध्य में राज है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन है, सीएम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर दोस्तों एक प्रमुख गायिका हैं जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश की रहने वाली, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों लता मंगेशकर। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे लता मंगेशकर कहाँ की रहने वाली थी। तो सभी दोस्त आज हम लोग दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से लता मंगेशकर से संबंधित दोस्तों 2022 में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनका भी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था, जिसके चलते दोस्तों इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इनका निधन कब हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 6 फरवरी सन 2022 को। इन्हें दोस्तों क्या कहा गया है, इन्हें दोस्तों भारत की कोकिला कहा गया। क्या कहा गया, भारत की कोकिला। भारत की कोकिला दोस्तों किसे कहा गया, भारत की स्वर कोकिला कहा गया। भारत की कोकिला कौन है, सरोजिनी नायडू। और भारत की स्वर कोकिला कौन है दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी लता मंगेशकर की, तो इनका निधन दोस्तों 92 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हुआ। इनका अगर पूछा जाए जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इनका जन्म दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके बचपन का नाम क्या था, अगर आपसे पूछा जाएगा इनके बचपन का नाम क्या था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हेमा दोस्तों। हेमा दोस्तों इनके बचपन का नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर के बचपन का नाम था हेमा। और इनके पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों इनके पिता थे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी लता मंगेशकर की, तो दोस्तों इन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 30,000 से अधिक गाने 36 भाषाओं में इन्होंने गाए हैं। 30,000 से अधिक गाने इन्होंने 36 भाषाओं में गाए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके नाम दोस्तों सर्वाधिक गाने गाने का रिकॉर्ड इनके नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
दोस्तों अगर बात की जाएगी लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान कब मिला, तो इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर को दोस्तों भारत रत्न सम्मान की बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान दोस्तों सन 2001 में प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें अन्य बहुत सारे पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और साथ ही साथ में दोस्तों अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों लता मंगेशकर के नाम पर दोस्तों लता मंगेशकर के नाम पर महाराष्ट्र तथा दोस्तों मध्य प्रदेश में उनके नाम पर दोस्तों पुरस्कार का आरंभ किया गया है, ये सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर के नाम पर दोस्तों पुरस्कार कहाँ आरंभ किया गया है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लता मंगेशकर के नाम पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों उनके नाम पर पुरस्कार आरंभ किया गया है वर्ष 1992 में। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इनके नाम पर दोस्तों कब पुरस्कार आरंभ किया गया था, 1984 में दोस्तों आरंभ किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सम्मान जो है स्टार्ट किया गया है। ये सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी को ये पहला सम्मान मिला है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, या फिर दोस्तों राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है वित्तीय आपात स्थिति। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों एक बार सभी दोस्त एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों तक जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो एक बार सभी दोस्त आज के इस सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक भारत में दोस्तों वित्तीय आपात स्थिति नहीं लगी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन सी स्थिति नहीं लगी है, वित्तीय आपात स्थिति दोस्तों अभी तक नहीं लगी है। और वित्तीय आपात स्थिति दोस्तों यह दोस्तों इसकी घोषणा कौन करता है, तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 360 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसकी घोषणा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक भारत में दोस्तों यह इस तरीके का कोई भी आपात भारत में नहीं लगा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी आपातकाल की तो यहाँ पर इस चीज़ को सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात की जाएगी आपातकाल की तो भारत में दोस्तों आपातकाल की घोषणा कब कब की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा कब कब की गई, तो दोस्तों सबसे पहली बात है भारत में टोटल दोस्तों कितनी बार आपातकाल लगा, तो भारत में दोस्तों 3 बार केवल आपातकाल लगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 3 बार। पहली बार दोस्तों 1962 ईस्वी में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहली बार 1962 में, और 1962 में दोस्तों भारत और चीन के युद्ध के समय में, ध्यान रखेंगे भारत और चीन के युद्ध के समय में, चीन के युद्ध जो चल रहा था उस समय दोस्तों ये आपात लगा। अगला दोस्तों 1971 में दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध दोस्तों बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उसमें चल रहा था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय दोस्तों यह आपात लगा था। और अगला आपात दोस्तों 1975 में दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों यह आपात लगाया गया था, आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों यह आपात लगाया गया था, आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों यह आपात लगाया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इस आंतरिक अशांति को दोस्तों इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, इससे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से, सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं,
छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं, नदी घाटियों पर दिखाई देती हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दोस्तों पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है। ऑप्शन सी है दोस्तों तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है। ऑप्शन डी है दोस्तों मरुस्थलों में दिखाई देती है। तो दोस्तों छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ये कहाँ पर दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाई देती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसे दोस्तों गारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों गारा भी कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसे गारा भी कहते हैं, इसे गारा भी कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। भारतीय संविधान दोस्तों भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्य का संघ, या फिर दोस्तों अर्ध संघीय, या फिर ऑप्शन सी है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों एकात्मक राज्य। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है, ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान दोस्तों भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्यों का संघ। राज्यों के संघ के रूप में दोस्तों इसका वर्णन करता है। संघीय राज्यों का देश बताया गया। सबसे पहले भारत को परिभाषित किया गया, तो कैसे परिभाषित किया गया कि भारत दोस्तों एक स्वतंत्र संघीय राज्य है। कैसा है? भारत एक दोस्तों स्वतंत्र और दोस्तों संघीय राज्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संघीय राज्य है। तो दोस्तों इसे संघीय राज्य के रूप में दोस्तों बताया गया है। तो राज्यों का संघ दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया? तो इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसको भी हम अभी आपको बताने वाले। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्यों का संघ। दोस्तों राज्यों का संघ, अगर आपसे पूछा जाता है संघ और राज्य, ध्यान से देखेंगे, संघ और राज्य की शक्तियों को दोस्तों विभाजित करने के लिए दोस्तों संघ और राज्य के मध्य दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया है किस अनुसूची के द्वारा? संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन दोस्तों, संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद किस दोस्तों सूची के द्वारा किया गया है? किस अनुसूची के द्वारा किया गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची के द्वारा किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है हेमेटाइट तांबा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, मोनाजाइट दोस्तों थोरियम, या फिर दोस्तों पिच ब्लेड यूरेनियम, पिच ब्लेड यूरेनियम। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। इसका सही आंसर क्या होने वाला? एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। आज के इस सेशन को दोस्तों शेयर कर दीजिए, जिससे सभी दोस्तों को हमारे आज के इस क्लास का दोस्तों फ़ायदा मिल सके। तो फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हेमेटाइट। दोस्तों किसका बात की जाएगी? हेमेटाइट की। दोस्तों हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तांबा का अयस्क नहीं होता ये दोस्तों, किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट दोस्तों, मैग्नेटाइट, ये सभी आपके किसके अयस्क होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। और बाकी आपकी अगर बात की जाएगी बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का, पिच ब्लेड दोस्तों किसका है? यूरेनियम का है। तो इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों माधवपुर मेला एक दोस्तों संस्कृत का उत्सव है दोस्तों। यह गुजरात के पोरबंदर जिले में मनाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। आज का सेशन दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पर पर्व की बात, मेला की बात की गई है, तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार और मेलों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए हैं। 2022 के दोस्तों कुछ प्रमुख महोत्सव को देखने वाले हैं, महोत्सव या फिर दोस्तों मेले। महोत्सव दोस्तों देखेंगे, महोत्सव को देखेंगे तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महोत्सव, ठीक है, महोत्सव और मेलों को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर मनाया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे हॉर्नबिल उत्सव। तो दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव की अगर बात की जाएगी तो ये आपका कहाँ पर मनाया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ पर, त्रिपुरा में। और दोस्तों नागालैंड में 2019 में मनाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है वाचुआ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वाचुआ महोत्सव। तो दोस्तों वाचुआ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वाचुआ महोत्सव दोस्तों असम में मनाया जाता है। वाचुआ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, असम में दोस्तों वाचुआ महोत्सव मनाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है केला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे केला महोत्सव। दोस्तों केला महोत्सव की अगर बात की जाएगी तो ये आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों केला महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोसांग महोत्सव कई एग्जाम में पूछा जा चुका। लोसांग महोत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में दोस्तों, कहाँ पर, सिक्किम में दोस्तों कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, लोसांग महोत्सव। अगला दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख महोत्सव हैं, इनको हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों बनने वाले हैं। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सरहुल महोत्सव 2022 में कहाँ पर मनाया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सरहुल महोत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया गया। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सरहुल महोत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में। ध्यान रखेंगे झारखंड में कौन सा महोत्सव, सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, इसे भी आप सभी दोस्त देखेंगे। तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों आप बताएंगे केरल में दोस्तों कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। और दोस्तों आपको बताना है कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कर्नाटक में और असम में दोस्तों। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो एक बार सभी दोस्त इन्हें ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। अगला दोस्तों अगर आपसे बात की जाएगी बथुकम्मा दोस्तों, बथुकम्मा दोस्तों फूलों का त्यौहार, ध्यान रखेंगे बथुकम्मा मतलब दोस्तों फूलों का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। और अगर दोस्तों आपसे बात की जाएगी बोनालू महोत्सव, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बोनालू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे बोनालू महोत्सव भी दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। तो कौन कौन से, मेदराम यात्रा महोत्सव, बथुकम्बा महोत्सव और दोस्तों बोनालू महोत्सव, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, तेलंगाना में। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी केरल में की, तो केरल में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे थुम्बी महोत्सव, ध्यान रखेंगे थुम्बी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। मकर विलक्कू, ध्यान रखेंगे मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों मकर विलक्कू महोत्सव दोस्तों केरल में मनाया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों पोंगल महोत्सव अट्टूकल को पोंगल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो अट्टूकल पोंगल महोत्सव दोस्तों केरल में मनाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पर्याय महोत्सव। पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कर्नाटक में करावली उत्सव, ध्यान रखिए करावली उत्सव। साथ ही साथ में दोस्तों कंबाला उत्सव, करावली उत्सव और दोस्तों कौन सा कंबाला उत्सव, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, कर्नाटक में। असम में दोस्तों कौन सा मनाया जाता है, दोस्तों अम्बुबाची का मेला, बहुत बार पूछा गया। वाचुआ महोत्सव हम आपको बता चुके हैं। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर मनाया जाता है, अम्बुबाची का मेला दोस्तों असम में। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बोहाग बीहू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बोहाग बीहू,
बोहाग बिहू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी आपका असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, इन्हें आप लोग देखेंगे, एक बार इस सेशन को पुनः देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस समय दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रीवियस ईयर सारा कंटेंट है। तो आप सभी दोस्त हमारे साथ जुड़कर एकदम बेस्ट तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर दोस्तों वाकई में आप आज के सेशन से कुछ सीख रहे हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है ढाका, ऑप्शन बी है दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दोस्तों काठमांडू, ऑप्शन डी है दोस्तों कराची। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों सार्क के मुख्यालय की अगर बात की जाएगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो सार्क दोस्तों दक्षेस देशों का एक संघ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने वीडियो सेशन में। तो काठमांडू में, और काठमांडू दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? नेपाल, और नेपाल की राजधानी ही दोस्तों क्या है? काठमांडू। तो काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय है। और सार्क की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो सार्क का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1985 में दोस्तों सार्क का गठन हुआ था। और इसमें दोस्तों कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों भारत के लगभग दोस्तों पड़ोसी देश सभी इसमें आते हैं। इसमें दोस्तों चीन को छोड़कर चीन को छोड़कर दोस्तों अन्य सभी भारत के पड़ोसी देश दोस्तों इनके अंतर्गत आते हैं। मतलब भारत से दोस्तों जो आर्थिक स्थिति में दोस्तों कमजोर हैं वही देश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दोस्तों भारत के अंतर इसमें कौन कौन से देश आते हैं सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। एक तो आपका अपना प्यारा भारत दोस्तों पड़ेगा ही, भारत के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद नेपाल दोस्तों, नेपाल के बाद दोस्तों मालदीव, मालदीव, मालदीव दोस्तों। और अगला दोस्तों कौन सा है? मालदीव के बाद पाकिस्तान दोस्तों भी इसी में आता है। साथ ही साथ में दोस्तों बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद दोस्तों भूटान, भूटान के साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी और कौन सा देश आता है? अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये सभी दोस्त इसके अंतर्गत आते हैं क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं लेकिन भारत के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो ऐसे सभी देश दोस्तों इनके अंतर्गत आते हैं। इन्हें दोस्तों दक्षेस देश कहा गया है। और इनका जो है अफगानिस्तान जो है अभी लेटेस्ट दोस्तों इसमें ज्वाइन किया है इसने, मतलब अफगानिस्तान दोस्तों इसका नवीनतम सदस्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सार्क का नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता आईएलओ तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 187, 187 सदस्य है दोस्तों। अगर बात की जाएगी लेटेस्ट इसमें कौन सा? 187 सदस्य है। अगर बात की जाएगी लेटेस्ट कौन है तो टोंगा शहर दोस्तों इसका जो है नया सदस्य है। अगर बात की जाएगी इसमें महापरिषद महाअध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो गिलबर्ट हॉगमो इसके महाअध्यक्ष हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कॉमनवेल्थ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। साथ ही साथ में दोस्तों जितने सारे प्रमुख हैं इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी वर्ल्ड बैंक, दोस्तों बहुत बार पूछा गया वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का। इन सभी की दोस्तों हमने आपको ट्रिक्स से पढ़ाया दोस्तों, पुरानी बहुत सारे सेशंस पढ़े हैं जिसमें हम आपको प्रतिदिन पढ़ाते हैं, वहां पर आप जुड़कर इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी, सभी दोस्तों ध्यान रखें एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। और साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है।
और दोस्तों आपका है सार्क का मुख्यालय, तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ में आपको बताना दोस्तों ओपेक, दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इनके मुख्यालय कहाँ पर है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। राष्ट्रमंडल दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, बर्मिंघम में किया गया था। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कॉमनवेल्थ दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लंदन में दोस्तों इसका मुख्यालय पर है। कहाँ पर, लंदन में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने हैं, 54 दोस्तों सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो 54वां देश दोस्तों कौन सा है, मालदीव है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय सॉरी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। साथ ही साथ में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है। इसमें दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें दोस्तों 193 सदस्य, कितने सदस्य, 193 सदस्य है। और दोस्तों 193वां सदस्य कौन सा है दोस्तों, तो साउथ सूडान दोस्तों, दक्षिणी सूडान दोस्तों इसका 193वां सदस्य है। और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ध्यान रखेंगे एंटोनियो गुटेरस दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। IMF दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि दोस्तों ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला में है। कहाँ पर दोस्तों, मनीला में है। दोस्तों डेवलपमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, मनी की ज़रूरत होगी, धन की ज़रूरत होगी। तो ADB दोस्तों डेवलपमेंट करने के लिए क्या मांगता है, मनी, तो कहेंगे मनीला मनीला मनीला, तभी तो भैया डेवलप करेंगे। तो मनीला दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और मनीला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में। कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में दोस्तों पड़ता है मनीला। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी ओपेक, तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय है दोस्तों, ओपेक से याद रखेंगे और पैक पीना है, और पैक पीना है, क्या पीना है, पैक, और पैक पीना है। तो और पैक से दोस्तों बनता है ओपेक, और पीना है से दोस्तों क्या बनेगा, पीना है दोस्तों, मतलब पीना से बनेगा वियना। तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना। और वियना दोस्तों ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रिया में दोस्तों पड़ता है वियना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, अमेरिका में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अमेरिका में कोलोरेडो दोस्तों निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक दोस्तों और शेयर जरूर करेंगे। तो इसका ऑप्शन है भव्य ग्रैंड दर्रा, ऑप्शन बी है दोस्तों भव्य ग्रैंड गहवर, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है विशाल घाटी, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों विशाल बेसिन। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अमेरिका में दोस्तों कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भव्य ग्रैंड गहवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और अगर बात की जाएगी कोलोरेडो, तो दोस्तों कोलोरेडो दोस्तों ये नदी है, ध्यान रखेंगे ये आपका नदी है जो कि दोस्तों अपने तीव्र अपरदन के कारण दोस्तों पठारी भाग को काटती है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, भव्य ग्रैंड गहवर कहते हैं। और यह दोस्तों एक स्थलाकृति को निर्मित करता है, और इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, भव्य ग्रैंड गहवर कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक है, और आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ पर है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ पर है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं
खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो किसी और से नहीं, गर्लफ्रेंड से नहीं, खुद से वादा करें, तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।